दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। हमारे साथ एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्त्री सर। केकी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आवाज की 17th बर्थडे के दिन, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑल अलोंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत क्योंकि सर, आप जिस समय जुड़ रहे हो, बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि बड़ा अच्छा मोमेंटम हाउसिंग स्पेस में, रियल एस्टेट स्पेस में देखने को मिल रहा है। पिछला 2021 हाईलाइट रहा। आपका इंटरनल असेसमेंट क्या है? ये जो 2021 का बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आया था, कितना दरअसल स्ट्रक्चरल है और कितना वो पेंटअप, जिसकी बाजार बात कर रहा था, वो पेंटअप नजर आता है? और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये मोमेंटम जो हमने 2021 में पकड़ा है 2022 में सस्टेन करेगा? कैसे प्लेस्ड है हम लोग इस हाउसिंग, इस रियल एस्टेट रैली में, मोमेंटम में? ऑलराइट, तो अभी लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अभी 2017 से लेके 2020 तक जो डिमांड जो आ रही थी हाउसिंग की, व्हाट वाज लार्जली इन टियर 2 टियर 3 टाउन्स। और जो मुंबई में जो डिमांड आ रही थी, इट वाज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। सो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, मोर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। जो सेंटर ऑफ द सिटी है, जहां भाव प्रॉपर्टी प्राइसेस आर हाई, वहां पे डिमांड काफी कम थी। अभी क्या हुआ है कि इन द लास्ट 3 years, 3 or nearly 4 years, income levels of people have continuously kept rising. आप समझ लो कि हर साल किसी की इनकम 7.5, 8.5% तो बढ़ती है बाय एंड लार्ज। पर जो प्रॉपर्टी प्राइसेस जो सिटीज में, जो मेट्रोज में, जो 2017 में जो भाव थे, वही भाव 2021 में आपको देखने को मिला, अर्ली पार्ट ऑफ latter part of 2021. So income levels went up, property prices remained where they were, and therefore in terms of affordability improved dramatically. वो एक कारण था। दूसरा कारण क्या था कि right from 2017 to 2020 काफी चर्चा हो रही थी मीडिया के अंदर के ओवर सप्लाई है सिटीज के अंदर, खास करके मुंबई सिटी में बहुत ओवर सप्लाई है, और वो ओवर सप्लाई के कारण प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, प्राइसेस इनफैक्ट कम होंगे। So if I was a home buyer in 2018 or 19, I would say मुझे जल्दी क्या है? If I have to buy a house, let me wait और 6 महीना रुकूंगा और 1 साल रुकूंगा, maybe prices may come down. I may get the benefit, I may get the same property at a lower price. So people held back on that decision. Then in 2020, when the demand started picking up because of the affordability improving, suddenly people found कि इतनी कुछ oversupply थी ही नहीं मार्केट। जो ओवर सप्लाई की लोग जो बात कर रहे थे, उसमें से काफी प्रोजेक्ट्स, थोड़े बहुत तो प्रोजेक्ट्स तक हुए हैं, और बाकी के सब प्रोजेक्ट्स में सेल्स बहुत, सेल्स हैव बीन वेरी वेरी रैपिड इन द लास्ट 1 year. सो जो ओवर सप्लाई का जो इश्यू था वो अभी नहीं है। सो टुडे इफ आई एम लुकिंग टू बाय अ हाउस, आई विल से कि इफ आई वेट अनदर 6 months or 1 year, prices will go higher because there is so much of demand. So if I want to buy a property, this is the time to buy a property. That's another factor. Third factor, of course, is interest rates. Interest rates are at a lifetime low. इतने सालों में, after 40 years, we've not seen interest rates in India for housing loans at sub 7%. That is a third factor. And I think the fourth factor is also COVID. So COVID के कारण क्या हुआ है कि it has become more imperative for most families to look for bigger or larger homes. It's a common phenomenon कि सिटी, मुंबई सिटी के अंदर एक छोटे से घर में 400, 450, 500 स्क्वायर फीट के घर में 6-7 जन रहते हैं। अभी बाय चांस एक जन को कोविड हो गया, इट स्प्रेड्स टू द एंटायर फैमिली, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करने का चांस नहीं है। अगर तीन जन तो 2 जन जो घर से काम कर रहे हैं, हाउ डू यू डू वर्क फ्रॉम होम इन अ स्मॉल हाउस? हाउ डू यू गेट योर इंडिपेंडेंस इन अ small house? So these are all the various factors which have caused the demand to pick up. और मेरे हिसाब से demand sustain रहेगा. The demand will remain strong for a very long time to come, because structurally India के अंदर demand will always remain strong for housing. उसका कारण क्या है कि we have a very low level of penetration. आप हाउसिंग लोन्स टू जीडीपी, अगर if you can look at it,
housing loans to GDP in India is a little under 11%. इंटरेस्टिंग, You बहुत look सारे at this इंपॉर्टेंट in- फैक्टर. एक तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, ओवर सप्लाई दरअसल नहीं थी बाजार में जो मिथ बना हुआ था. ब्याज दरें वाकई रिकॉर्ड लो, 7% के नीचे के स्तर, कोविड एक ट्रिगर बना, ये सब प्ले आउट होता हुआ नजर आया 2021 में. लेकिन केकी सर, इससे पहले ऐसा बढ़िया मोमेंटम पिकअप हुआ था, वो याद है मुझे 2003 से 2007 2008 का पीरियड, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए गोल्डन पीरियड था. वो जब वो वाला फेज और अब जो ये डिमांड वापस, अब जो ग्रोथ वापस पिकअप हो रही है, इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटीज नजर आती हैं आपको? कोई पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं क्या? I think they are reasonably different. थोड़ा बहुत similarity है कि usually आप क्या देखते हैं कि you will see that there is a period of 2-3 years of lull and then there is a period of 4-5 years of very sharp pickup. That is historically what we see. The 2003 to 2007 period that you were talking about was a very strong period, but it came from a period when there was a little bit of a lull prior to that. Similarly, we have seen from 2017 to 2020 a little bit of a lull in the real estate market, particularly in the cities. मैं वापस समझा रहा हूँ कि जो सेकंड टियर 2 टियर 3 टाउन्स में डिमांड वाज ऑलवेज कंटिन्यूअसली हाई, but जो सिटीज में डिमांड थी, that demand had fallen, that has picked up. So that is to my mind a similarity. The other factors which I've already talked about, young population, interest rates at an all-time low. ठीक है, तो ठीक है. एक मुझे जरूर याद आता है कि वो उस टाइम पे बड़ा इन्वेस्टमेंट डिमांड, वो इन्वेस्टर्स की डिमांड बड़ी तगड़ी हुआ करती थी. इस बार रियल बायर्स की डिमांड बड़ी स्ट्रांग है. अच्छा, एक कंसर्न केकी सर जो बना हुआ है इस साल 2022 में जाते जाते, वो दरों में बढ़त का, रेट हाइक्स का डर है, वो लेकर है. आप लोगों का क्या आकलन है, कब तक और कितनी इस साल दरों में बढ़त देखने को मिलेगी, और क्या इससे ये जो अच्छा डिमांड ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम पिकअप किया है हाउसिंग स्पेस ने, वो फिजल आउट होने का डर बना हुआ है क्या? असर पड़ेगा क्या? पहले तो लेट मी आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. हिस्टोरिकली इंडिया में 40 साल में, मैंने आपको पहले बताया, कभी भी इंटरेस्ट रेट्स हाउसिंग लोन के लिए 7% से कम नहीं था. It had never been less than 7%. And we've seen momentum in the housing market, as you yourself said, 2003, 2007, and many other periods in history. So interest rates is just one of the many, many factors which is, which prompts the demand for housing. Interest rates कुछ मेरे हिसाब से इतने बढ़ने वाले नहीं है. Yes, little bit of rise in interest rates is generally good for the economy, और शायद हो सकता है during the course of 2022, but it's not going to be that high that it is going to make any impact in terms of demand. That's the first factor. Second thing is that if you look at historically, जो interest rates, जो अगर interest rates 1% बढ़ते हैं theoretically, purely theoretically, the cost to a customer does not rise by 1%. Because the interest that he pays on a housing loan, उस पे tax benefits है, principal repayment of housing loan पे tax benefits है. तो अगर if the interest rates go higher and he's paying a higher amount of interest, then to that extent his tax deduction will be higher. So the full pass-through is not there. So if rates go up by 1%, the cost to the customer will go up by a lesser percentage, which will depend upon what his income is, what his tax liabilities are. तो बेसिकली ब्याज दरें अगर बढ़ी भी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बढ़ेंगी, उसका बहुत ज्यादा असर हाउसिंग डिमांड पर, रियल एस्टेट डिमांड पे नहीं पड़ेगा. अच्छा, जाते थे कि सर एक सवाल और, ये कोविड की जो थर्ड वेव आजकल सरदर्द बना हुआ है, क्या क्रेडिट ऑफटेक को धीमा कर सकती है? क्या ऐसा होगा कि अब इस समय, इसके बाद डिफॉल्ट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे? ऐसा कुछ डर है या इट्स टू अर्ली टू कमेंट अभी? I think it is too early to comment, number one. Number two, अगर आप देखें तो even during the second wave, the second wave was very, very severe, as you know. Third wave, the impact seems to be lesser because from whatever little we have seen so far, whilst it is the third wave, Omicron is much more infectious, it is not that harmful from a health perspective. और ज्यादातर हम देखते हैं कि 2-5-6 दिन में, or even less than that, people come back to normalcy. So I don't see it having any significant impact on the economy, nor do I see it having any significant impact on demand. But as I said, it's too early to sort of comment on that. Also, I don't think there will be any
lockdown in any significant manner. And if there is no lockdown in any significant manner, it does not impact people's ability to service loans. So to that extent, I don't even see it will have too much of an impact on recoveries.